आज के लेखक प्रोग्राम में दोस्तों वापस से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि मेरा उद्देश्य है, हमारे रेडियो स्टेशन का उद्देश्य है कि जो कलाएँ हमारे साथ इस धरती पर आई, उन्हें वापस से हम अपनी ज़िंदगी में उतारें। यहाँ पर जिस कला की बात हम कर रहे हैं वो है किताब और किताब को उनके लेखकों से बेहतर कौन जान सकता है और कौन बता सकता है? खुद सोचिए। तो आज हमारे साथ जो लेखिका मौजूद हैं, वो हैं सुधा मूंगरा मैम। बाकी सुधा मैम अपने बारे में खुद बताएँगी। तो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ सुधा मैम का। सुधा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे देखने वालों को, हमारे सुनने वालों को, रीडर्स को, जो पढ़ने वाले धन्यवाद। लोग हैं, अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ हैं? मैं इस वक़्त जयपुर में हूँ और मेरा नाम जैसा आपको बता ही दिया सुधा मुंद्रा है। आई एम 68 years old and I have been a business person वाह! most of my life. तो अ, मैम आप लि लिख किस तरीके के बिज़नेस में थे आप? मैंने इंटीरियर डेकोरेशन का काम किया है इन 45 years up now. माय गॉड! दोस्तों, आपने हुँ, जाना कि जयपुर जैसे खूबसूरत शहर में रहते हुए जो कि अपने आप में ही खूबसूरती है, सुधा जी इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करती रही 45 साल। तो जाहिर सी बात है सुधा जी, सबसे पहला जो सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है ये वो कि इंटीरियर डिजाइनिंग करते करते आप लेखिका कैसे बन गई? बेसिकली मैं किताबों का बहुत शौक रखती हूँ और बहुत वैरायटी ऑफ किताबें, बुक्स मैंने पढ़ी हैं। जैसे-जैसे उम्र के हर दौर पे हर तरीके की किताबें जो उस उम्र के अनुरूप लगी, उसी तरह से जैसे शुरुआत में व्हेन आई वाज़ अ चाइल्ड तो हम चिल्ड्रंस राइटर एनिट ब्लाइटन और इनको पढ़ते थे। फिर जैसे ही कॉलेज में आए तो मिस्ट्री थ्रिलर्स इस तरह की चीज़ें। तो कहीं वहीं से शायद किताबों के प्रति एक जुनून सा शुरू हो गया। लिखने की बात बहुत बाद में आई। सबसे पहले मैंने एक फैमिली बुक लिखी थी मेरे फादर के रिक्वेस्ट पे अबाउट द फैमिली एंड इट्स मेंबर्स। ओके, तो उस बुक का टाइटल क्या था मैम? उसका टाइटल फैमिली बुक ही था। हाउ क्यूट! बहुत प्यारी बात। तो दोस्तों, आपने जाना कि सुधा जी की राइटिंग प्रतिभा बचपन से ही शुरू हो गई थी और उसका श्रेय वो अपने पिताजी को दे रही हैं। बड़ी खूबसूरत बात है। तो सुधा जी, आज इस प्रोग्राम में हम जिस किताब की बात करने वाले हैं, वो कौन-सी किताब है? क्या आप बताएँगी प्लीज़? हाँ, इफ आई कैन शो यू द बुक, दिस इज द बुक, द नेम इज चूज़ टू कीप गोइंग। वाओ! चूज़ टू कीप गोइंग। How interesting is that? How intriguing is this title? So, सुधा जी, आगे बढ़ते हुए आपने किताब दिखाई है, तो अ, किस विषय में है ये किताब? ये एक मेमोइर के रूप में है। इसको मैंने मेरे अनुभव के आधार पे लिखा है, फिक्शन नहीं है ये। जी, तो एक हाँ, तरीके से मेमोइर है ये। आपने यस। आपने जो भी महसूस किया, आपने जो भी एक्सपीरियंस किया, उसको आपने हुँ, लिखा। हुँ। तो क्या फॉर्मेट है इसका? मतलब चैप्टर वाइज़ है या कैसे? व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ दिस बुक? नहीं, चैप्टर वाइज़ ही है। इट स्टार्ट्स विथ माय मैरिज and it takes the story, the life forward, you could say, rather than the story. And इस बुक में मैंने मेंशन किया है मेरी फाइट फॉर अगेंस्ट माय सन्स डिप्रेशन एट अ वेरी यंग एज। ओह! ओके। सो उसी उसी विषय पे ये किताब है। जी, मैं समझ गया आपकी बात। वैसे भी मैम डिप्रेशन एक बहुत ही अजीबो-गरीब सी और डेंजरस तो ख़ैर एक डेंजरस वर्ड हो गया, लेकिन अ, बड़ी डिप्रेसिंग सी बीमारी है। मतलब खामख़ा में ही ज़िंदगी में कोई
रंग ही नहीं दिखाई देता और उससे निकलना एक बहुत हरक्यूलियन टास्क होता है। अ, आपने उससे और काफ़ी जी, ये केवल उसी को नहीं अफ़ेक्ट करता है जिसको हुआ है। ये करीब-करीब पूरे परिवार को अफ़ेक्ट करता है। जी, जी, जी। तो अगला सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा था मैम वो ये था कि इस किताब को लिखने की प्रेरणा या आइडिया आपको कहाँ से आया? मैंने जब आप किसी चीज़ से अफ़ेक्टेड होते हैं, तो आपको पता लगता है कि आप अकेले नहीं हैं। अगल-बगल समाज में ये चीज़ बहुत अ, कॉमन है। लेकिन लोग नॉर्मली इस तरह की चीज़ को आपस में डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, इसलिए ये छुपी रहती है। जी, लेकिन जब मैंने देखा तो मुझे नज़र आया कि हम इसमें अकेले नहीं हैं, हम ही एक परिवार नहीं है जो इसको झेल रहे हैं। और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसी बहुत सारी माएँ हैं, जो अपने बच्चों को इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकाल पा रही हैं। जी, मैं लड़ी और ईश्वर की कृपा ही मानूँगी, मैं खुद को इसका योगदान बिल्कुल नहीं दूँगी, लेकिन बहुत बेहतर हो गया बच्चा। तो मुझे लगा कि शायद मेरे एक्सपीरियंस से और लोगों को भी प्रेरणा मिले और शायद ये कुछ उनके काम भी आ सके। इसलिए मैंने ये किताब लिखने की सोची। ओके, बहुत बढ़िया। दोस्तों आपने जाना कि किस तरीके से सुधा मैम तय कर बैठीं कि कुछ भी हो मुझे इस स्थिति से लड़ना है, अपनों को, अपने प्यारों को इस स्थिति से बाहर निकालना है और जब वो कामयाब हुईं, वक़्त लगा होगा मैं मानता हूँ। जब वो कामयाब हुईं तो उन्होंने ये तय किया कि अपने अनुभव से दूसरे लोगों को भी फ़ायदा होना चाहिए, तो उन्होंने इस किताब को लिखा, जो आपके लिए मौजूद है। मैं आप सब लोगों से सजेस्ट करूँगा जिसको भी किसी भी तरीके के डिप्रेशन का एक्सपीरियंस हो रहा हो, वो इस बुक को कंसल्ट कर सकता है। तो सुधा मैम ठीक है, आगे बढ़ते हुए इतना पूछना चाहूँगा कि ज़ाहिर-सी बात है आपने बताया आप बचपन से बहुत किताबें पढ़ते रहे। तो कुछ उन लेखकों के बारे में बताइए जिन्होंने आपको मोटिवेट किया, आपको इन्फ्लुएंस किया? देखिए, शुरू-शुरू में तो बहुत फ़िक्शन वग़ैरह पढ़ा, वो भी अलग-अलग तरह के फ्रेडरिक फोर्सिथ, सिडनी शेल्डन, डेविड बाल्डाकी इस तरह की किताबें बहुत पढ़ी, लेकिन फिर एक चेंज आता गया। उसके बाद मैं हिस्टोरिकल फ़िक्शन कुछ मेमोइर्स, कुछ वुमेन्स फ़िक्शन और कुछ ट्रू लाइफ़ पे बेस्ड स्टोरीज़ की तरफ ज़्यादा आकर्षित होने लगी। और इनमें मैं कह दूँ कि एक मेरी बहुत फ़ेवरेट लेखिका है, जोडी पिकाउल्ट। जी, उनके विषय इतने इंटरेस्टिंग होते हैं और वो लाइफ़ से लिए हुए लगते हैं और बहुत रिसर्च जाता है उनकी किताबों में। वो किसी भी चीज़ पे किताब लिखती हैं तो देयर इज़ इमेंस रिसर्च और आप बहुत कुछ उससे जान पाते हैं। उस सब्जेक्ट के बारे में उस जिस एटमॉस्फियर जिस कंट्री में उस सब्जेक्ट का के साथ जो भी कुछ हो रहा है, उसके बारे में भी बहुत कुछ पता लगता है। सो आई लव रीडिंग हर बुक्स। आई हैव रेड ऑल हर बुक्स वाह! एंड मैं वेट करती हूँ उनकी नई किताब कब आए। इसके अलावा एक राइटर और हैं क्रिस्टीन हन्ना। इनकी किताब द नाइटिंगेल का काफ़ी नाम हुआ था। जी, इट वाज़ बेस्ड ऑन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जी, तो इनकी किताबें भी अपने आप में बहुत खूबसूरत होती हैं। वर्ल्ड वॉर के समय का जो नाज़ी टेररिज़्म था उसको और उससे जो देश के जो लोग विस्थापित हुए थे, जो ज्यूज़ के साथ ज्यादतियाँ हुई थी, उन सब का जो वर्णन है वो बहुत डिटेल्ड और बहुत ट्रू है। तो जी, इसलिए वो किताबें भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत खूब। दोस्तों, सुधा जी ने बताया कि कौन-कौन से राइटर्स ऐसे हैं जिन्होंने उनको प्रभावित किया उनको इन्फ्लुएंस किया, मोटिवेट किया और ज़ाहिर-सी बात है, उनकी शख्सियत, उनका टैलेंट, उनकी प्रतिभा लिखने की, वो निखरती गई। तो आज हमारे साथ सुधा जी हैं जिन्होंने एक बेहतरीन सब्जेक्ट के ऊपर
बुक लिखी हुई है और भी बहुत सारी बुक्स हैं उनकी, लेकिन जिस बुक के बारे में हम आज बात कर रहे हैं, बहुत खूब। तो इस किताब को जो आपकी आज जिस किताब के हम बारे में बात कर रहे हैं, इस किताब को लिखने में बहुत चुनौतियाँ आई होंगी, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ सभी ऑथर्स इन चुनौतियों को झेलते ही हैं। उनको आपने कैसे पार किया? एक-एक करके धीरे-धीरे कैसे किया आपने? देखिए, मेमोयर लिखने में सबसे बड़ी चुनौती होती है कि क्या आप अपनी कहानी लोगों को निष्पक्ष रूप में बता सकेंगे क्या? बहुत क्या आप बताना चाहते हैं? इससे क्या लोग आपको जज करेंगे? क्या उनको मौका मिलेगा कि वो आपकी घरेलू ज़िंदगी में झाँक सकें और समझ सकें कि आपने क्या-क्या देखा, झेला? तो वो एक बहुत बड़ी चुनौती थी और मुझे कम से कम साल 2 साल लगे होंगे ये सोचने में कि इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, मेरी लाइफ़ में नहीं लेकिन बेटे की लाइफ़ में। तो बात ये आई कि क्या इसको एक फ़िक्शन के तौर पे लिखा जाए, एक डिफरेंट नाम देके, एक डिफरेंट शहर, एक डिफरेंट घर, इस तरह का कुछ करके और इसको फ़िक्शन करके लिखा जाए। लेकिन बहुत सोचने के बाद मुझे लगा कि फ़िक्शन में वो बात नहीं आएगी, जी, जो एक मेमोयर में है, जो एक असली कहानी बताती है। तो इसके लिए बहुत बड़ा एक रीज़न था, एक चैलेंज था कि मैं बेटे से पूछूँ कि क्या तुम्हारी कहानी तुम शेयर करने के लिए तैयार हो? और क्या अगर उसमें तुम्हारा नाम होगा और लोगों को ये पता लगेगा कि तुम इससे गुज़रे हो? क्योंकि बहुत लोगों को बाद में पता नहीं होता है, क्योंकि एक डिप्रेशन का जो पेशेंट होता है, वो शारीरिक रूप से बिल्कुल हिष्ट-पुष्ट और तंदुरुस्त दिखता है। कहीं पे भी आप ये नहीं पता कर सकते हैं कि भई इसके अंदर क्या चल रहा है। तो इसलिए ये सबसे बड़ी चुनौती थी, मेरे बेटे से, उसकी वाइफ़ से ये परमिशन लेना कि क्या मैं इस कहानी को इसके सच्चे रूप में लिख सकती हूँ और क्या इसको लिखने से तुम लोगों की ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ेगा? और क्या अगर लोगों को पता लग गया, तो वो शायद जज करें तुमको, तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है। बट देन ही टोल्ड मी कि यू गो अहेड विद इट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं जो हूँ, वो हूँ, वही रहूँगा। तो उसके बाद मैंने ये किताब लिखनी शुरू की। ये किताब सुधा मैम आपने कब लिखी? आई थिंक इसको लिखे मुझे करीब 5 साल हो गए। आई थिंक दिस वाज़ पब्लिश्ड इन 21। ओके, 5 साल भी नहीं हुए, 4 साल हुए हैं। ओके। आई मस्ट से मैम, दोस्तों देखिए, ये आसान काम नहीं होता। अपनी किसी कमी को, अपने किसी दर्द को, अपने डिप्रेशन को लोगों के सामने रख देना, ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग और बहुत हिम्मत का काम है। यूँ तो बहुत आराम से कह दिया जाता है कि दुःख बाँटिए तो कम हो जाता है, सुख बाँटिए तो बढ़ जाता है। लेकिन सच बात देखिए ना, अपने दिल पे हाथ लगाइए और सोचिए, कितने लोग दुःख बाँटते हैं? बहुत हिम्मत का काम है, बहुत हिम्मत का काम है। हवा निकल जाती है बड़े-बड़ों की। दोस्तों चैलेंज करता हूँ मैं आपको, उत्साहित भी करता हूँ, मोटिवेट भी कर रहा हूँ। सुधा मैम की बात सुनिए, हिम्मत रखिए, अपने दुःख को बाँटिए, देखिए दुःख कम हो जाएगा। ट्रस्ट सुधा मैम। सुधा मैम, थैंक यू सो मच इतनी प्यारी किताब के बारे में आज आपने मुझे बताया। एक बार फिर से वो किताब दिखा दीजिए प्लीज़। इसका एक फ़ायदा, बहुत बड़ा फ़ायदा मुझे ये हुआ, इस किताब को लिखने का, कि मैं इस सारी घटना कह लें या जो भी एपिसोड या ये जीवन का हिस्सा के थ्रू बहुत गिल्ट महसूस करती रही कि क्या मैं इस चीज़ का कारण थी? क्या कहीं पे इस डिप्रेशन के पीछे हम लोगों की परवरिश या कोई चीज़ ज़िम्मेवार थी? तो जैसा कि कई साइकियाट्रिस्ट भी कहते हैं कि जर्नलिंग इज़ अ वेरी गुड थिंग।
आप जब अपने मनोभाव को कागज़ पे उतार देते हैं, तो कहीं न कहीं उनसे आप रूबरू होते हैं और जब रूबरू होते हैं तो यू आर एबल टू एनालाइज़ देम और जब उनको एनालाइज़ कर लेते हैं तो शायद वो चीज़ समझ में आ जाती है। तो इसने दिस बुक हैज़ हेल्प्ड मी टू फाइट माय गिल्ट जो बहुत समय से था, जब से ये प्रॉब्लम आई थी तभी से था। लेकिन इस किताब को लिखने के बाद मेरे उस गिल्ट में मैंने कमी महसूस की है। क्या बात कही मैम, बहुत बढ़िया बात कही। ये तो सीखने वाली बात हो गई। तो दोस्तों, सुधा मैम की इस किताब से और उनके साक्षात्कार से आज जो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमें ये पता चलता है कि अगर आपके अंदर कुछ भी है, उसको एक बार कागज़ के ऊपर लिख दीजिए, क्योंकि फिर वो जो लिखे हुए शब्द होते हैं, वो हमसे वापस बोलते हैं। हमें सिखाते हैं कि ये देखो, तुमने क्या लिखा और क्या मतलब है इसका। बहुत खूब। मैम, एक बार फिर से उस किताब का नाम बताइए और दिखाइए प्लीज़। ये बुक अमेज़न पे अवेलेबल है। जी, हाँ, चूज़ टू कीप गोइंग आप सुधा मुंद्रा डालेंगे तो किताब आ जाएगी चूज़ अपने आप ही। जी, चूज़ टू कीप गोइंग। यस, दोस्तों, दिस इज़ व्हाट आई टोल्ड माय सन, जी। ओके, चूज़ टू गोइंग, कीप गोइंग। हाँ, आपको रुकना नहीं है। वॉव! क्या बात है। देखिए दोस्तों, इस दुनिया में हर माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ करती है। अ, को उसको डिस्क्राइब करने की, बयान करने की एज़ सच ज़रूरत नहीं होती। लेकिन किसी कठिन मोमेंट हर हर माँ अपने बच्चे की कठिन स्थितियों में साथ होती ही है। अब ये एक संजोग की बात है कि सुधा मैम ने अपने बच्चे की हेल्प तो की ही की, उसके साथ ही कितने और सारे बच्चों की हेल्प के लिए उन्होंने उस चीज़ को किताब में उतार दिया, उस चीज़ को कागज़ पे उतार दिया। उससे उनको अपने गिल्ट को ठीक करने में भी मदद मिल गई। अब हमें सीखना यही है कि अगर हम में कोई अपराध बोध कहीं बैठा है, तो उसे भी हमें निकालना होगा, तभी हमारी ज़िंदगी सुखद बनेगी। तो मैम, इस किताब के बारे में ही बात करने के लिए वापस आते हैं। इस किताब को लिखने के लिए क्या आपने कुछ और रिसर्च भी की? डिप्रेशन वगैरह में या कोई और बुक्स भी आपने रिसर्च की? अ, देखा उन्हें? नॉट एज़ सच चूँकि मैं सच्चाई से इस किताब को, इस घटना को बताना चाहती थी और जो मैंने किया उसको डिस्क्राइब करना चाहती थी, इसलिए मैंने कोई बहुत रिसर्च नहीं की। लेकिन येस, ड्यूरिंग हिज़ इलनेस अपने आप ही इस पे रिसर्च चलती ही रहती थी, क्योंकि आप कुछ इसके बारे में जानते नहीं हैं और फिर वो चीज़ जब आपके सामने आके खड़ी हो जाती है, तो आप जानना चाहते हैं कि ये क्यों होती है? क्या इसके सिम्पटम्स होते हैं? क्या इसका इलाज हो सकता है? तो उस तरह की रिसर्च तो बहुत समय से चल ही रही थी। लेकिन इस बुक को मद्देनज़र रखते हुए कोई अलग से कोई रिसर्च मैंने नहीं की। जी, बिल्कुल सही बात है मैम। दोस्तों, सुधा मैम बता रही हैं और मैं भी महसूस कर पा रहा हूँ और आप भी महसूस कर पा रहे होंगे कि जिस भी स्थिति से सुधा मैम और उनका परिवार गुज़र रहा था, वो अपने आप में ही कंप्लीट रिसर्च थी। उन्होंने जो कुछ भी महसूस किया, वो कागज़ पे उतार दिया। सीधी-सी बात है। अब इसमें कोई और लेखक आके या उनके भी विचार हम इंक्लूड करें, कर भी सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि सीधी-सी बात है, सुधा मैम ने बताया कि ये किताब मेमोयर है। उनके खुद के अनुभव हैं ये, कोई कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूब। अ, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इस बुक को पढ़ा होगा सुधा मैम, तो उनके क्या रिएक्शंस थे? उनके फीडबैक क्या थे? देखिए, मैं समझती हूँ किताब की पहुँच बहुत एक्सटेंसिव नहीं रही है, जी, क्योंकि शायद मैंने उतना लिखने में जो मेहनत की, उतनी मेहनत मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट करने में शायद नहीं की है। लेकिन येस, फैमिली एंड फ्रेंड्स है जो जानते हैं मुझे, वो सब उन्होंने एप्रिशिएट किया। वो
कइयों ने ये भी कहा कि भई हमको नहीं पता था कि इतने बड़े क्या कह लें जंग से आप गुज़र रही हैं। क्या ये कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में? दैट वाज़ देयर और ओवरऑल पीपल फाउंड इट क्लीन, शॉर्ट। ये किताब 131 पन्ने की है महज़, क्योंकि बहुत लंबी कहानी लिखना शायद ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये बड़ी ईज़िली 1 डेढ़ घंटे में एक अच्छे पढ़ने वाले के लिए इनफ है। खत्म की जा सकती है, प्लेन सिंपल हृदय से महसूस की गई लैंग्वेज, बस यही है इस किताब में। तो मैम आप क्या और जी, इस किताब पे मैं एक नहीं विश्वास करने वालों को भी एक बात बताना चाहूँगी। मैंने इस पीरियड में एस्ट्रोलॉजी की सहायता लेने की कोशिश की एंड आई फाउंड कि कई बातें बिल्कुल सटीक थी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस में। और उसके अलावा जो एक चीज़ बहुत काम आई वो ये थी कि अ, वो आपको एक एक सुरंग के उस पार एक बत्ती, एक लाइट दिखाते हैं। यू नो एट द एंड अदर एंड ऑफ द टनल कि हाँ, बस ये इतने समय में ये ठीक हो जाएगा। तो वो जो एक लाइट, एक रोशनी जो दिखती है ना, वो आपको मोटिवेटेड रखती है उस पीरियड में अ, आगे बढ़ने के लिए। जी, तो ये एक अलग-सी बात है, लेकिन तब से मैं एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करती हूँ। बहुत बढ़िया। नहीं मैम, आई परफेक्टली अंडरस्टैंड एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक बहुत गहरी और बहुत गूढ़ साइंस है। लेकिन एक चाइनीज़ प्रोवर्ब मैंने सुना था कि किसी गाँव में कोई गया और उसने कहा कि साहब मुझे वहाँ जाना है, तो वो कितना दूर होगा? तो कोई एक बूढ़ा-सा था व्यक्ति गाँव का, कहने लगा बस थोड़ा-सा दूर है। फिर वो थोड़ा दूर चला गया तो वहाँ का यार आया नहीं अभी तक। वहाँ पर किसी से पूछा उसने, ये कहाँ? कहता बस थोड़ा-सा दूर है। तो वो थोड़ा-सा दूर, थोड़ा-सा दूर, थोड़ा-सा दूर, थोड़ा-सा दूर करते हुए वो दसियों किलोमीटर चला गया और वो कहने लगा यार तुम सबने तो बताया थोड़ा-सा दूर, ये तो 10 किलोमीटर हो गया। कहता साहब अगर हम आपको बता देते कि 10 किलोमीटर है, तो आप तो यहीं बैठ जाते। या शायद लौट जाते। आप आगे जाते ही नहीं। तो हाँ, थोड़ा-सा दूर कहते हुए चले ही गए ना। तो होप हाँ, हाँ। आपने जो कहा द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल इज़ एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। आई परफेक्टली अंडरस्टैंड मैम, दिस इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। तो आगे बढ़ते हुए मैम आप क्या चाहते हैं कि आपके रीडर्स, इस बुक के रीडर्स, इस बुक से क्या सीखें? इस बुक से जो सीखा जा सकता है, 2 लेसन्स हैं अकॉर्डिंग टू मी। एक तो ये कि किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानो, क्योंकि द गुड टाइम्स आर ऑलवेज़ अराउंड द कॉर्नर। वॉव! तो हार नहीं माने और दूसरी बात ये कि फैमिली एंड फ्रेंड्स अ, किसी के लिए भी बहुत आवश्यक हैं। तो अगर फैमिली का और फ्रेंड्स का साथ हो, मेरे बच्चे के साथ एक उसका मित्र था, जो हर समय खड़ा रहा। उसने लिटरली अपने परिवार को इग्नोर किया जस्ट टू बी विद हिम एंड शायद वो उसका एक बहुत बड़ा योगदान रहा कि ये कभी अपने दोस्तों से, अपने स्कूल के माहौल से अलग नहीं हुआ, जुड़ा रहा। तो इसलिए ये 2 लेसन्स तो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो क्या हम इस बुक से डिप्रेशन, ऑफ कोर्स ये बुक आपकी मेमोयर है वैसे आपने जो भी अनुभव किया, लेकिन क्या हम डिप्रेशन के बारे में भी सीख सकते हैं इस बुक से? कि डिप्रेशन क्या होता है, उसकी डेफिनिशन क्या है, उसके सिम्पटम्स क्या हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या है? नहीं, दिस इज़ नॉट बुक दैट टेल्स यू अबाउट दोज़ थिंग्स। देखिए वो डॉक्टर का काम है, उस फील्ड में मेरी स्पेशलिटी वो नहीं है। बट एज़ अ राइटर एंड एज़ अ पर्सन जिसने इसको झेला है,
मैंने जो मेरे अनुभव थे, उनको साझा किया है और आई हैव नॉट टॉक्ड अबाउट व्हाट मेडिसिन्स, हाउ टू टेक द मेडिकेशन, बट येस, ये ज़रूर साझा किया है कि द डॉक्टर आल्सो वाज़ अ बिग हेल्प। ओके। तो ये एक बहुत बड़ी एक भूल है हमारे हिंदुस्तान में कि लोग इसको समझते हैं कि कुछ ऐसी चीज है जिसको छिपा के रखना है, जिसको बताना नहीं है, वो मेडिकल हेल्प के लिए नहीं जाते हैं। उनको लगता है मेडिकल हेल्प लेना इज शर्मनाक है किसी भी चीज के लिए ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तो आजकल लाइफ की सच्चाई है, दिस इज अ रियलिटी। बाहर के देशों में तो मेरे ख्याल से हर तीसरा, चौथा, पांचवा आदमी एंटी एंजाइटी पिल्स खा रहा है, स्लीपिंग पिल्स खा रहा है, कुछ ना कुछ ले रहा है। तो ये जीवन मुश्किल होता जा रहा है और उसके साथ-साथ शायद इस तरह के हेल्प की ज़रूरत बढ़ती जा रही है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज़ बहुत हो गए, परिवार का वो माहौल नहीं मिलता है, जहाँ बच्चे हम बहुत सारे बच्चे एक घर में थे, तो हम आपस में ही एक-दूसरे की काउंसलिंग कर लेते थे। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आई, बड़ी बहन को, बड़े भाई को जाके बताया, उन्होंने कुछ खेल-खेल में ही कुछ समझा दिया, बता दिया और प्रॉब्लम सुलझ गई। तो वो उस तरह की काउंसलिंग अब अवेलेबल नहीं है। जी, जी, बच्चे अकेले पड़ गए हैं, 1-2 बच्चे होते हैं हर घर में। तो मतलब अब के समय में इसकी बहुत ज़रूरत है और हर आदमी को शुरुआत होते ही अगर वो सही हेल्प ले लेता है, तो शायद ये चीज़ अ, आसानी से ठीक हो जाए। जी, जी। बहुत बढ़िया बात कही मैम आपने। कुछ ही दिनों पहले मेरे को भी एक बुक दिखलाई दी थी स्पेसिफिकली ऑन मेल डिप्रेशन। जबकि माना जाता है उसमें ये चीज़ लिखी हुई है कि डिप्रेशन हमेशा से माना जाता रहा कि ये तो महिलाओं का प्रॉब्लम है, कि साहब लेडीज़ डिप्रेस हो गई, वो आपस में बातें कर रही हैं, रो रही हैं और मर्दों को हमेशा ये कहा गया कि जी, तुम्हारे तो मुँह पे मूंछ है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमको डिप्रेशन कैसे हो सकता है? हैं जी? हुँ, तो अब वो एक स्टिग्मा भारी भरकम मर्दों के चेहरे पर चिपक गया कि बीइंग अ मैन यू आर नॉट सपोज्ड टू बी डिप्रेस्ड। अब मजेदार वाली बात है, उस बुक में क्लियर कट आइडेंटिफाई किया गया कि 90% मेल्स आर डिप्रेस्ड। वो डिप्रेस्ड इसलिए हैं क्योंकि वो बता नहीं पा रहे, बिकॉज दे आर नॉट सपोज टू शो। इस वजह से वो डिप्रेस्ड है। लेडीज का तो ये है कि कम से कम वो रो धो लेती हैं और मैं डिप्रेस्ड हूं और 5 सहेलियां मिलके बात कर लेती हैं तो रिजॉल्व हो जाता है। अब आदमी कहाँ जाए? तो उसके लिए पूरी जब वो बुक मैंने पढ़ी तो मैं मुझे लगने लगा मैं डिप्रेस्ड हूँ। नहीं, लेकिन ये सच है क्योंकि मेन आर नॉट अलाउड टू इवन क्राई। करेक्ट, करेक्ट। आपने बिल्कुल सही बात की। मैन आर नॉट सपोज टू क्राई। आप परिवार संभालना है, आपको जिम्मेदारी है, आपको और सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है, ये वो। और उसकी वजह से उन्होंने क्लियर कट कहा कि आप आइडेंटिफाई करो, ये बुक पढ़ लो, क्या सिम्पटम्स हैं, आइडेंटिफाई करो कि आपके पापा, आपके ग्रैंडफादर, आपका बच्चा, जैसे आपने किया, उसके सिम्पटम्स क्या हैं, वो कैसे-कैसे बिहेव कर रहा है और कह नहीं पा रहा है, तो उसकी हेल्प कीजिए, फिर उसको डॉक्टर के पास लेके जाइए, काउंसल कीजिए और थोड़े से ही ट्रीटमेंट से सब कुछ ठीक हो जाता है। So हुँ, this is coming out to be a very big subject. I must congratulate you, ma'am. I must compliment you that you have actually faced this issue and have given your own experience in this book. दोस्तों मैं आपसे अर्नेस्टली रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज रीड दिस बुक. आई एम गोइंग टू डेफिनेटली रीड दिस बुक बिकॉज आई एम एक्चुअली एबल टू कनेक्ट. और कितने ही बच्चे हैं देख रहे हैं, हम कॉलेजेस में हैं, मे बी माई सन, हो सकता है वो डिप्रेस्ड हो, तो लेट मी जस्ट फाइंड आउट. पता तो चले, मैं एकदम इग्नोरेंट होके जिंदगी नहीं गुजार सकता. वो तकलीफ में है और मुझे पता ही नहीं. तो दोस्तों पता तो करना होगा, ऐसे इग्नोरेंट बन के काम नहीं चलेगा. सुधा मैम, थैंक यू सो वेरी मच. किसी और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं मैम आप? कोई और बुक लिख रहे हैं क्या? तो सोच तो रही हूँ लेकिन अभी शुरू नहीं की है।
ओके, 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 बहुत बढ़िया। तो शुरू कीजिएगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, तो फिर हम एक और इंटरव्यू करें। तब तक डेफिनेटली सर, तब तक डेफिनेटली। तब तक जो नए लेखक आ रहे हैं, जो बडिंग ऑथर्स हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी आप? लिखने से पहले खूब पढ़ें, अच्छी किताबें पढ़ें, भाषा का अध्ययन करें कि किस तरह की भाषा यूज़ की जा सकती है। मैं नॉर्मली ना इंडियन राइटर्स को कभी पढ़ पाती थी और पढ़ना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि उनकी बुक्स में मुझे रिसर्च का अभाव दिखता था। किसी भी सब्जेक्ट पे बहुत रिसर्च करी हुई नहीं दिखती थी। इसलिए अभी रिसेंटली मैं एक राइटर का नाम आपको बताऊँगी। इनका नाम है चित्रा बैनर्जी देवकुरनी। जी, शी हैज़ रिटन बुक्स ऑन द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स है द्रौपदी पे, द फॉरेस्ट ऑफ एन्चैंटमेंट है सीता जी पे, रामायण पे। तो इनकी जो एक लैंग्वेज है वो बहुत फ्लोइंग लैंग्वेज है और इनकी रिसर्च भी बहुत अच्छी है। इस पे एकदम नए तरह का एक एटीट्यूड कह लें या एक विजन है ऑन दीज मच रिटन एंड मच रेड एपिक्स। महाभारत और रामायण पे तो बहुत कुछ लिखा जा चुका है। जी, जी, जी। उसी पे लिखना, नए तरीके से लिखना एक बहुत बड़ी बात है। हुँ, तो इसीलिए रिसर्च ज़रूरी है, अच्छी रिसर्च करके लिखें, तो अच्छा लिखने में आएगा। एब्सोल्युटली। बहुत बढ़िया बात कही। देखिए बडिंग ऑथर्स के लिए सुधा मैम एक्सपीरियंस्ड सलाह दे रही हैं, बिल्कुल सीधी-सीधी। कोई हुँ, फ्लावरी लैंग्वेज यूज़ नहीं की है सुधा मैम ने, सीधा-सीधा बता रही हैं कि बच्चों ये करना है। करना ये है, द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ बहुत सारा पढ़ना है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको तमाम तरीके के विचार मिलेंगे ना। उसके बाद भाषा का सही इस्तेमाल। भाषा एक बहुत ताकतवर हथियार होती है दोस्तों। इसका सही इस्तेमाल बिल्कुल। करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा, रिसर्च के बारे में सुधा मैम ने बताया कि आप थॉरोली रिसर्च कीजिए और थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। महाभारत की स्टोरी, रामायण की स्टोरी हज़ारों बार बताई जा चुकी है, लेकिन अभी भी उसको एक डिफरेंट तरीके से लिखने की गुंजाइश है। ढूँढिए, कैसे कर सकते हैं आप। बहुत बढ़िया बात कही आपने। सुधा मैम, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। आज सचमुच आपने एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताया है, जिसके बारे में मुझे लगता है मैं कोई परसेंटेज नहीं दे सकता, लेकिन मेजॉरिटी लोगों को पता ही नहीं, डिप्रेशन क्या होता है। और आपने तो बिल्कुल अपने दिल की बात सामने रख दी। दोस्तों, ज़रूर-ज़रूर एक बार विज़िट कीजिए, चेक कीजिए, आर यू ओके? और सुधा मैम से संपर्क करना चाहें, उनकी लड़ाई उन्होंने खुद लड़ी है, जीती है। अगर आप सुधा मैम से संपर्क करना चाहें, काउंसलिंग लेना चाहें, डिस्कस करना चाहें, तो हम आपको उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमें बताइएगा। सुधा मैम, आपकी इजाज़त होगी तो हम लोगों को कनेक्ट थैंक करेंगे। यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए।